हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आकाश और आप का बहुत बहुत स्वागत है मैकेनिकल फोरम चैनल में, आपका अपना चैनल में। और आज हम बात करेंगे, देखो बायोलॉजी का ये सेकंड लेक्चर है। बायोलॉजी का ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले भी एक लेक्चर लग चुका है। अब यूट्यूब में कोई दिक्कत आई थी, आई थिंक ये लेक्चर कल या परसों अपलोड हुआ होगा, और यूट्यूब में कोई परेशानी आ रही थी, उसमें आपको नोटिफिकेशन नहीं मिली होगी। नोटिफिकेशन, यू वोंट बी नोटिफाइड, नोटिफिकेशन आपको नहीं मिली होंगी। तो आप आप कीजिएगा, इस लेक्चर को लगाने से पहले बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करेंगे जो कि आ सकते हैं सेवरल टॉपिक से। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये काम कीजिए कि आप पहला वाला लेक्चर बहुत देख लीजिए। तो बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर, ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लीजिए, वो यहीं पर अपलोड किया गया होगा। बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आई, इंक्लूडिंग भी, मुझे भी पता नहीं लगा। तो एक बार प्लीज इसीलिए बोलता हूँ कि पहले वो लेक्चर देख लीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने कवर करे हैं कुछ सेवरल टॉपिक्स को। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि मैं किस तरह से बायोलॉजी को लेकर जाने वाला हूँ 4 से 5 लेक्चर्स के अंदर। तो आपके लिए, आपको वो भी जानना बहुत जरूरी होगा, पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आरआरबी एनटीपीसी कोर्स यहाँ पर क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सारे के सारे चीज आप पे कवर की जा रही हैं। आपका सारा का सारा सिलेबस आपके एग्जाम के पहले खत्म कर दिया जाएगा, विच इज वेरी वेरी गुड थिंग। अगर हम बात करें, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल, और साथ ही साथ में जनरल इंटेलिजेंस एंड मैथमेटिक्स, ये तो बहुत ही अच्छी चल रही है, और काफी सारी यहाँ पे क्लासेस हो भी चुकी है। आपका रिस्पांस भी काफी अच्छा आ रहा है, हमारे ऐप पर भी आ रहा है, और यहाँ पर भी काफी अच्छा रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा है, विच इज वेरी वेरी गुड। लेकिन टॉक अबाउट आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज आउट देयर इज द आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ऑलमोस्ट 20 प्लस टेस्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, और वो भी हर टेस्ट आप मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स यहाँ पर लगा सकते हो। अराउंड 40 टेस्ट आपको मिल रहे हैं। 40 तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। 20 टेस्ट और अराउंड 40 टाइम्स आप यू कैन एक्चुअली गो अबाउट दोस सॉर्ट ऑफ टेस्ट व्हिच विल सर्टेनली बूस्ट योर प्रिपरेशन। और यार मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो भी मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, जनरल साइंस वाला पार्ट जितना मैं करा रहा हूँ, अभी मैंने बायोलॉजी के अंदर जो भी आपका टॉपिक कराया है, जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर टॉपिक कवर कराया है, मैं कहता हूँ बिल्कुल किसी भी टेस्ट सीरीज को उठाओ, किसी भी कहीं की भी टेस्ट सीरीज को उठाओ। देखो ये वाला टेस्ट सीरीज बिल्कुल बहुत ही सीधे से डिजाइंड है, वेल डिजाइंड है। बट अगर आपको लगता है कि जो इसमें टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है मैं वही करा रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप किसी भी कहीं की जगह के भी किसी भी क्वेश्चन को उठा लो इस लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इस एग्जाम के अंदर, खाली आरआरबी एनटीपीसी और साथ के जितने भी लेवल के एग्जाम है, इसी के पैरेलल लेवल के जो एग्जामिनेशन है, वो उसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करो। आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एटलीस्ट 80 to 90% क्वेश्चन, 80% तो आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो ही जाएंगे। दिस इज माई श्योरिटी, ठीक है। और बाकी तो देखते हैं, ठीक है। टाइम थोड़ा सा समय कम है, और अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो हम थोड़ा सा और भी यहाँ पे कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। यार 51 रुपीज के अंदर अवेलेबल है हमारे ऐप स्टोर पर। और यार आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, आकाश 10 का अगर कोड का इस्तेमाल करोगे, आकाश 10 नाम के कोड का इस्तेमाल करोगे, तो आपको फिर से 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी भी ये जो कोड है ये वैलिड रहेगा, और ये वैलिड काफी टाइम तक रहेगा। तो बिंदास आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैं आपको बोलूंगा देर आए दुरुस्त है, ठीक है। चलिए, ऑलराइट, इफ आई टॉक अबाउट, हमने बायोलॉजी के अंदर काफी चीजें कवर कर ली थी, और हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल को यहाँ पर कवर कर लिया गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस इज समथिंग जो कि यहाँ पर रह गया था। तो वैसे मैं यहाँ पर पिक्चर इंक्लूड करना भूल गया हूँ, बट एनीवे, अगर आप फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं तो आपको दिख जाएगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। मतलब अगर ये पूरा का पूरा, फॉर एग्जाम्पल ये चलो मैं आपको एक मिनट, एनिमल सेल मान लेते हैं। दिस इज द एनिमल सेल। इसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया करके प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर क्या, विच इज एबल टू सिंथेसाइज द एटीपी की सिंथेसिस के लिए काम आता है। एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ मैं आपकी। उसके अंदर क्या होता है? बिल्कुल सेंटर के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है, जिसके अंदर ये जो बिंदु सा होता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस। और बाकी क्या होता है? या न्यूक्लियस, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है? न्यूक्लियस। देखो, बाहर अगर फ्लूइड होगा, जो भी यहाँ पर बाहर फ्लूइड होगा, उसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनाइज होंगी। यहाँ पे हो सकता है वैक्यूल्स हो, खाली स्थान जैसे बोलते हैं वैक्यूल्स। अगर यहाँ पर बीच में जब बाकी जो एम्प्टी जगह रह गई, उसके अंदर एक ना एक फ्लूइड भरा होगा, जिसे क्या बोलते हैं? हम साइटोप्लाज्म। कल बताया था आपको, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अरे ये कितनी गंदी राइटिंग आ गई, साइटोप्लाज्म। हाँ, साइटोप्लाज्म, ऑलराइट, साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मा ही बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस तो अलग है ना, न्यूक्लियस तो अलग है, और यहाँ पर क्या होगी? न्यूक्लियस को जो सराउंड करेगी वो क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, वैसे क्या होगी? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो सेल को सराउंड करे वो क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। और जो न्यूक्लियस को सराउंड करे वो क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी कुछ ना कुछ फ्लूइड होगा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड का नाम क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो, साइटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर जो भी फ्लूइड है, एक्सेप्ट द न्यूक्लियस वाला पार्ट, तो वो हो गया साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो कभी आपसे पूछते हैं व्हाट इज द मतलब सेल के अंदर जो एंटायर, जो पूरे सेल के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है,
सेल फ्लूइड के अंदर जो फ्लो कर रहा है या फिर जो भी ऑर्गेनाइज है वो किसके अंदर है, मतलब पूरे के पूरे सेल की बात कर रहे हैं। मतलब क्या है पूरा पूरा सेल, मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म वो होगा। तो अगर आपको साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म ऑप्शन में लिखा ना हो, जैसे साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म अगर ना लिखा हो, तो वहां पर एक वर्ड होगा जिसे बोलते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। देखो ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, ध्यान से समझोगे तो पता लग जाएगा। देखो C प्लस N इक्वल टू P, बस याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको याद हो, वैसे तो एक ये चीज और भी है, जैसे आपने सुना होगा P प्लस F इक्वल टू C प्लस 2, ये होता है गिब्स फेज रूल, जो कि आप फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ते हो। मतलब अगर आपको बोला हो कि नंबर ऑफ फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं कितने, फॉर एग्जांपल एक एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर इसमें पूछते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, F इज रिप्रेजेंटिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, और C इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और 2 प्लस 2 तो यहाँ पे फॉर्मूला रहता है। आप इससे किसी तरह से याद कर सकते हो इस वाले फॉर्मूले को, या फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं है, सिंपल चीज है। याद रखिए क्या, साइटोप्लाज्म क्या है, बाहर है। साइटोप्लाज्म क्या है, बाहर है, मतलब सेल की बाउंड्री के अंदर, लेकिन क्या है, न्यूक्लियस के बाहर। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस से बन जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, बात ही खत्म हो गई। दोनों को प्लस करोगे तो क्या मिल जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। तो अगर पूरे के पूरे सेल के अंदर, होल के अंदर जो फ्लूइड है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। बस इतना ही क्वेश्चन आता है, इतना ही क्वेश्चन आता है, इससे आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जब हम बात करें, न्यूक्लियस के अंदर, तो हमने हमारा टॉपिक क्या था, न्यूक्लियस। एक तो यार पेन चेंज करते हैं, ये लाल वाला पेन बहुत खराब लगता है, नहीं चलिए। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर बात करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर अगर बात करते हैं, तो आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। एक तो आपने देख लिया छोटा सा बिंदु, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे जेनेटिक चीजें देखने को मिलती हैं, और उसके अंदर ऐसा ऐसा करके ना, ऐसा ऐसा करके इस फ्लूइड के अंदर, यहाँ पे जो फ्लूइड होगा, जगह होगी, उसमें ऐसा ऐसा करके ना आपको बहुत सारे मतलब ऐसे फाइब्रस सा मटेरियल देखने को मिलेगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। यार क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं जेनेटिक कैरेक्टर देने वाले हैं। जेनेटिक कैरेक्टर जो आपको प्रदान करेंगे वो कौन से होंगे, क्रोमोसोम। तो इसी की वजह से आप अपने पापा से मिलते हो, अपने दादा से मिलते हो, या फिर आप अपनी मम्मी से मिलते हो, अपने किसी और खानदान में किसी से मिलते हो। तो क्रोमोसोम्स इज द वन व्हिच इज कैरिंग द जेनेटिक कैरेक्टर्स। एक क्वेश्चन तो ये समझ लीजिए, है ना। और इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है उसे क्या बोलते हैं, जीन। उसे क्या बोलते हैं, जीन। तो जीन से बनेंगे क्या, जेनेटिक कैरेक्टर। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, दिस इज स्मॉलेस्ट यूनिट इज नोन एज जीन। जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी एक मॉलिक्यूल को उठा दे, तो सबसे, या किसी भी पार्टिकल की सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट जो होती है उसे क्या बोलते हैं, एटम। ये तो पढ़ा है ना, एटम बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एटम। वैसे ही यहाँ पर क्या है, जीन है। और अगर हमने बात करें तो हमने पहले वाले केस में भी, मतलब कल भी ऐसा कोई ना कोई केस देखा था, तो शायद आपको याद होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। नाउ कम बैक टू द जेनेटिक कैरेक्टर। अब देखो, हम जैसे कुछ केसेस में क्रोमोसोम के ऊपर आपको जो मतलब जेनेटिक कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है, उसका जो कैरियर होता है, मतलब क्या, कैरियर जो होगा, जो जेनेटिक कैरेक्टर को कैरी करेगा, वो क्या होगा, या तो होगा डीएनए होता है मोस्टली केसेस के अंदर, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको आरएनए भी देखने को मिलता है, कुछ जगह पर आपको आरएनए भी देखने को मिलता है। और जितने वायरसेस होते हैं उसमें ज्यादातर क्या होता है, आरएनए होता है। जितने वायरसेस होते हैं उसमें क्या होता है, ज्यादातर आरएनए होता है। तो वायरसेस के अंदर ज्यादातर क्या होता है, आरएनए का स्ट्रक्चर रहता है, और वायरसेस से याद आएगा आपको कौन सा, कोरोना, है ना। कोरोना तो याद आएगा यार, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के अंदर भी क्या है, आरएनए का स्ट्रक्चर है, आरएनए का स्ट्रक्चर है। अभी देखते हैं डीएनए और आरएनए का फंडा क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं डीएनए थोड़ा सा समझते हैं, जितना अपने को एग्जाम के अंदर आएगा सिर्फ उतना ही समझेंगे। तो देखते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यही इसकी फुल फॉर्म है। यही से पूछा जा सकता है, पहली बात तो ये है डीएनए की फुल फॉर्म। अच्छा, किसने डिस्कवर किया था, ये भी बहुत पूछते हैं। वॉटसन एंड कर्क, ठीक है। अब मुझे नहीं मालूम, देखो मैं बताता हूँ, पहले बता रहा हूँ, वॉटसन एंड कर्क। अब ये मैं कभी, जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किया था, मतलब कुछ 1-2 साल पहले की बात है, तो व्हेन आई यूज्ड टू डू इट, लाइक मुझे ये याद नहीं होता था, तो मैं उस टाइम पर यूट्यूब के ऊपर ही एक चैनल आता है जिसके अंदर जैबी कोई करके चैनल है। आप शायद आप देखते हो, आप में से कुछ लोग देखते हो, तो एटलीस्ट जो लोग देखते हैं उनके लिए तो ट्रिक बन गई ना, बस अपने को तो वो याद रखना है। तो वॉटसन मतलब ये कर्क करके नाम याद नहीं रहता, क्योंकि अगर मैं आरएनए की बात करूं ना, तो वो भी क्या है, उसे भी वॉटसन नहीं किया है, किसी और जनाब के साथ किया है, ठीक है। तो अगर आपको कर्क कैसे याद रखना है डीएनए के साथ, तो डीएनए का मतलब, डीएनए आप एक याद रखिए, एक न्यूज चैनल पे रिपोर्टर भी आता था, डीएनए करके आता था। मतलब क्या होता था, वो बाल की खाल, मतलब बेसिकली न्यूज की पूरा का पूरा निचोड़ निकाल लेते थे। वैसे ही क्या है, यूट्यूब के ऊपर एक रिएक्शन चैनल है, इसका नाम क्या है, जैबी कोई करके जो रिएक्शन चैनल है, उसके अंदर एक और जैबी कोई के साथ एक लेडी बैठती है, जो कि रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन देंगे तो क्या होगा, रिएक्शन देंगे मतलब क्या होगा, उसके ट्रेलर की क्या कहते हैं,
बेसिकली जूस निकाल देंगे, फिर इसको उसका बेसिकली डीएनए कर देंगे, उसका बेसिकली क्रिटिसिज्म करेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है। उनके साथ जो रहती है उनका नाम क्या है, अचारा कर्क, ठीक है, अचारा कर्क। तो वहां से याद रख सकते हैं डीएनए का कर्क, मतलब एक दो बार आप याद रखने की जरूरत है, उसका आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। ये तो मतलब छोटा सा, मतलब पता नहीं शायद आपको ट्रिक अच्छी भी लगी हो कि नहीं, पता नहीं यार, मेरे तो काम बन गया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लगे तो आप काम ले सकते हो, थोड़ा सिंपल याद रख लो, है ना, वाटसन एंड कर्क। चलिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, अब देख बात करते हैं, तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है क्या, दैट इज ये ना डबल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है डबल स्ट्रैंडेड, ये क्या होता है डबल स्ट्रैंडेड, मतलब इस तरह से आपको देखने को मिलता है डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंड से बनता है, देयरफॉर इसको बोलते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड। देखो अब इसको तो मतलब इतने से यहाँ से सिर्फ आपको यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाना है तो यहाँ पर वो पूछेगा कि इसके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, इसके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके बॉन्ड होता है ना, ऐसे तो होता है डीएनए, आपका देखोगे तो ऐसे तो होता है। तो अगर ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो किस किस के बीच में होते हैं, किस किस के बीच में होते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। तो पहली बात, जो ये बॉन्ड बनते हैं या फिर जो ये स्टैंड बनता है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है किसका, नाइट्रोजन बेस का। नाइट्रोजन बेस से क्या बनता है, डीएनए स्ट्रक्चर बनता है। वैसे नाइट्रोजन बेस के अलावा भी बहुत सारे बेसिस होते हैं, आप देख रहे हो डीऑक्सीराइबो, तो डीऑक्सीराइबो का राइबोस करके भी एक बेस रहता है, एक शुगर रहता है। छोड़ो, अपने को टेंशन लेनी ही नहीं है, नाइट्रोजन बेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस याद रखिएगा नाइट्रोजन बेस किसके अंदर होगा, डीएनए के अंदर होगा। अब आपसे पूछेंगे जो बॉन्ड बनते हैं वो किसमें बनते हैं, तो याद रखिए ए का बनता है टी के साथ और जी का बनता है सी के साथ। अब ये क्या है, ये तो रट्टा लगाना पड़ गया, ऐसे कैसी बात बनेगी। देखो, ए का मतलब अगर से पूछता है एडेनिन, दिस इज एडेनिन, है ना, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है ना, दिस इज बोलते हैं थाइमिन। एडेनिन और थाइमिन के बीच में बनता है, और ये कौन सा है, ग्वानिन एंड साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये इनको मिलाकर बनते हैं यहाँ पर बॉन्ड्स। ए का हमेशा बॉन्डिंग किसके साथ होती है, टी के साथ होती है, और जी का होता है हमेशा सी के साथ। अब देखो, अगर पढ़ते हो ए बी सी डी ई एफ जी, यही होता है ना, तो सी कौन सा लेटर आता है, थर्ड लेटर आता है, दिस इज द थर्ड लेटर। तो थर्ड लेटर का मतलब क्या है, जी और सी, गाइस ध्यान से सुनिए, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में जो बनेगा वो बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और जो ए और टी के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड नहीं बनता, क्योंकि याद ऐसे समझ लो कि डीएनए या सीएनए सिंगल बॉन्ड तो वीक होता है, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अपने को चाहिए। तो सी का नंबर क्या होता है, 3, 1 2 3, आप याद रखिएगा, इसके अंदर बनता है, साइटोसिन के अंदर बनता है ट्रिपल बॉन्ड। यही आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैक्सिमम, ये पूछ लेंगे आपको कि ए का बॉन्डिंग मतलब तो ए क्या है, अगर आपको एडेनिन याद है तो ठीक है, वरना याद रखिए ए टी जी सी, बस इतना याद रखो। अगर वो पूछता है कि आपको किसके साथ बॉन्डिंग होती है, तो ए की होती है हमेशा टी के साथ और जी की होती है हमेशा सी के साथ। देखो, जी और सी तो सिमिलर से लगते हैं, ये है सी, इसको खींच दोगे तो क्या बन जाएगा, जी। तो जी और सी का बॉन्ड हमेशा साथ में रहता है। ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इसीलिए बता रहा हूँ, और ये टफेस्ट क्वेश्चन है, जैसे इस टॉपिक से आपके आ सकते हैं। इससे ऊपर नहीं पूछ सकता, इससे ऊपर उसकी हिम्मत नहीं है पूछने की, किसी भी एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं है, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब एग्जामिनर ना देख ले वीडियो तो अलग बात है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको मिले ना क्वेश्चन तो बताना, आप पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछना, आपको कोई भी क्वेश्चन दिखता है टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन, तो आप मुझे बताना, मैं बिल्कुल आपको उसका आंसर कर दूंगा अगर आपको लगता है तो। चलिए, डीएनए का काम बेसिकली क्या है यार, बहुत हो गया डीएनए पढ़ते हैं, तो एक काम और भी देख ले। डीएनए का काम बेसिकली क्या होता है, आरएनए की सिंथेसिस करना, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था, एटीपी की सिंथेसिस करना, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट की सिंथेसिस करना, लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। पहली बात तो ये देख लो, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब क्या, उसके अंदर एक ही स्ट्रैंड होगा। अब ये स्ट्रैंड बोले तो मतलब एक ही से बना हुआ है, एक ये स्ट्रैंड, इसे बोलते हैं स्ट्रैंड। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पर ए होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ पर टी होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ पर जी होगा, एक मिनट गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, यहाँ पर जी होगा, यहाँ पर सी होगा। अगर मैं दे दूं सारे यहाँ पर होने चाहिए जी, देखो सारे के सारे तो होने चाहिए, बट यहाँ पर छोटा सा चीज आएगा, यहाँ पर टी ना होकर यहाँ पर आएगा यू। इस यू का नाम क्या होता है, यूरासिल। बाकी सारा सेम सिस्टम सेम रहता है, मतलब क्या होगा, ए का टी के साथ, जी का सी के साथ वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर टी की जगह क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से आउट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा मतलब चार ऑप्शन में चारों नाम लिख के दे देगा, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, वही सब लिख के दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा आरएनए के अंदर आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कौन सा चाहिए। तो आपको सिंपल टिक करना है क्या, टी इज रिप्लेस बाय यू, बात ही खत्म हो गई, ठीक है बस। और इसमें आपसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। एक क्वेश्चन अगर छोटा सा और पूछना चाहिए तो वो ये बोल देगा, भैया सिंथेसिस क्या करता है, इसका काम क्या है, आरएनए का काम क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, बस काम खत्म। चलो, ये तो अपना हो गया खत्म कहानी, इसको निपटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक समझ आ गया होगा, अच्छे समझ आ गया होगा। आई थिंक आप इसमें और क्या समझाओगे, बिल्कुल एकदम अच्छे से हो गया मेरे ख्याल से, इससे कोई क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं।
अब आता है एक छोटा सा टॉपिक जिसे बोलते हैं कि सेल डिवीजन। सेल डिवीजन अपने को पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है, सेल डिवीजन किस तरह से होती है, क्या करने होती है, लेकिन मैंने आपको कल भी दो नाम बताए थे, इसमें मैंने बोला था एक नाम होता है माइटोसिस और एक होता है क्या, मियोसिस। एक होता है माइटोसिस, एक होता है क्या, मियोसिस। बस इतना याद रखिएगा, ये दो नाम थे। ये हमारे जो रहते हैं माइटोसिस और मियोसिस, ये दोनों टाइप किसके हैं, सेल डिवीजन के टाइप्स हैं। ये सेल डिवीजन के क्या है, टाइप्स हैं। या आपको याद क्या रखना है इसके अंदर, जो सोमैटिक होता है, सॉरी छोड़ो इसको भी छोड़ो, मियोसिस देखो, मियोसिस जो होता है ना, ये सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन सीडी मतलब तो सेल डिवीजन होती है, लेकिन ये कहां पे होती है, ये कहां पर होती है, जो रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर होती है। रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर होती है, जो रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर जो सेल डिवीजन होगी उसे क्या बोलेंगे, मियोसिस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर बात करें कौन सा रिप्रोडक्टिव सेल कौन से होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट ओवरी, ओवरी के अंदर हो रही है कोई सेल डिवीजन हो रही है, ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन वगैरह के टाइम पर या फिर जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पर, छोड़ो अगर इतना नहीं पता छोड़ो, मारो गोली, सबको छोड़ो, सिंपल देखो क्या मियोसिस के अंदर क्या होती है, रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर होती है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा हमारी बॉडी में जितने सेल हैं सबके अंदर क्या होगी, माइटोसिस, सबके अंदर क्या होगी, माइटोसिस। अब आपको क्या है, अपने को इसके अलावा याद नहीं रखना है इसमें अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, अपने को इतना याद रखना है क्या, मियोसिस जो होती है वो कहां पे होती है, रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर होती है। ठीक है, अगर बहुत टफ बनाना तो आपसे पूछ सकता है माइटोसिस हैपन इन विच काइंड ऑफ सेल, तो उसका आंसर क्या होगा, सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल का कोई मतलब खास नहीं है, बस इतना है कि रिप्रोडक्टिव को छोड़कर बाकी सारे, रिप्रोडक्टिव को छोड़कर बाकी सारे जो सेल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल। ठीक है, काम खत्म, आए समझ, इतना समझ आया। ठीक है यार बस, और देखो टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन एकदम से काम आपका सॉल्व कर डाला है। इसके बाद यार को कुछ नहीं पढ़ना इसके अंदर से। ठीक है, अब आपको मेरे साथ बता देता हूँ क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स के रिगार्डिंग। तो जेनेटिक्स की स्टडी, सबसे पहले क्वेश्चन वैसे पूछ सकता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनका नाम क्या है भैया, इनका नाम है जॉर्ज मेंडल, सॉरी ग्रीगर मेंडल। अरे मेरे खुद ही गलत बोल दिया था अभी कमेंट सेक्शन में मेरा मतलब हो जाता काम, है ना, ग्रीगर, अरे यार स्पेलिंग देख लेना एक बार, है ना, ग्रीगर मेंडल। तो मेंडल साहब भी बोलते हैं इनको, मेंडल साहब, बस इतना याद रखना है, ग्रीगर मेंडल ने दिया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर, पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, बोले तो मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, बस इतना याद रखना है। जेनेटिक्स यहाँ पे याद दिलाया कि छोटा होता है, बड़ा होता है, छोटे को छोटे से मिलाओगे तो छोटा ही बनेगा, बड़े को बड़े से मिलाओगे तो बड़ा ही बनेगा, बड़े को छोटे से मिलाओगे तो छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही इन्होंने काम किया। ठीक है, इसके अलावा अगर थोड़ा सा और इनको डेप्थ में जाएं, अगर थोड़ा सा जाएं तो आपसे ये पूछ सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर ह्यूमंस के रिगार्डिंग बात करें, अगर अपन लोग के रिगार्डिंग बात करें, तो जब अपन लोग मतलब अगर आप बात करें तो यहाँ पर जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उसमें दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है क्या, छोड़ो यहाँ पे लिखते हैं, एक होता है फीमेल, है ना, द मदर्स एंड इफ आई टॉक अबाउट द फादर विच इज गोइंग टू बी द मेल। ठीक है, इन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। आपसे ये पूछ सकता है कि फीमेल के पास किस टाइप के या किस कैरेक्टरिस्टिक के क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम देखा ना भाई, क्रोमोसोम मतलब क्या, जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक जो कैरेक्टर कैरी करता है। तो किस टाइप के जेनेटिक कैरेक्टर हो सकते हैं, उनको एक रिप्रेजेंटेशन होती है एक्स और एक्स के साथ, एक्स और एक्स के साथ, बस कुछ नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशन है एक्स और एक्स। आप याद रखना है कि फीमेल के पास हमेशा क्या होते हैं, एक्स और एक्स टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। मेल के पास होता है एक्स या फिर वाई, मेल के पास एक्स और वाई के टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, बस ठीक है, याद रखिएगा, यही समझना है। और जो एक पुराना मिसकंसेप्शन लेकर दुनिया चल रही थी ना, क्योंकि बोलते थे क्या, दैट इज कि क्या कहते हैं, जो मतलब लड़कियों को बोलते थे, फीमेल्स को बोलते थे, पुरानी बहुओं को बोलते थे कि तुम हमें अपनी औलाद नहीं दे पा रही है, घर का चिराग नहीं दे पा रही, तो उनको ये आपको पता होना चाहिए कि उनके टाइप सिर्फ और सिर्फ क्या है, उनके पास एक्स या एक्स टाइप के क्रोमोसोम है, उनके पास वाई टाइप का क्रोमोसोम है नहीं। मतलब जो एक्स टाइप, जब भी एक्स और एक्स क्रोमोसोम बनते हैं, देखो क्या, मैं कुछ छोटा सा तरीका बताता हूँ। देखो यहां से क्या निकलेगा, या तो निकलेगा एक्स या तो निकलेगा एक्स, यहां से क्या निकलेगा, या तो निकलेगा एक्स या तो निकलेगा वाई। ठीक है, ऐसे से रहता है। अगर x को x से मिलाओगे तो क्या बनेगा, x x, अगर x को y से मिलाओगे तो क्या बनेगा, x y, अगर इस x को इस x के साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा, x x, अरे x x, और अगर इस x को इस y के साथ मिलाओगे तो क्या मिलेगा, x y। यार x y जब भी होगा तो क्या होगा, मेल, मतलब घर के अंदर जो होगा, जो मतलब जो भी कह लो, तूफानी बंदा पैदा होने वाला है। ठीक है, और अगर एक्स के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर होगी लक्ष्मी जी का आगमन होगा, यहाँ पर होगी बेबी गर्ल होने वाली है। तो यार एक्स तो हमेशा क्या होता है, हमेशा गर्ल ही प्रोड्यूस करती है। इट इज इन द बेसिकली इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ मेल, जो कि वो खुद एक मेल ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के अंदर मतलब हेल्प कर सकता है। तो कभी भी जो पुराने टाइम बोलते थे ना कि जो बहू है हमारी बांझ है, या पता नहीं क्या जो भी रिडिकुलस चीजें बोलते थे, वो बेसिकली सबके सब गलत है। ठीक है, अपने को याद रखना है क्या, बस अपने को एग्जाम के लिए याद रखना है क्या, फीमेल के पास क्या होते हैं एक्स एक्स और मेल के पास होते हैं एक्स वाई। काम खत्म, समाप्ति, आगे बढ़ते हैं। और आपसे यहाँ पर क्या जानने को मिल सकता है, मुझे एक चीज बताना, वैसे एक चीज बताना, एक क्वेश्चन के अंदर आपको भी क्वेश्चन देता हूँ।
क्या जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, कलर ब्लाइंडनेस होती है वो एक हेरिडिटी मतलब क्या, जीन से आता है, मतलब जीन से आपको जीन के अंदर क्या होता है, जीन के अंदर आपकी कोई ना कोई दिक्कत होती है, इसीलिए आपको कलर ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस होती है मतलब क्या, आपको प्रॉपर कलर्स में डिस्टिंक्शन नहीं आता। ठीक है, मुझे बताओ कलर ब्लाइंडनेस के अंदर आपको कौन से दो कलर के अंदर दिक्कतें आती हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। किस दो कलर के अंदर देखने के अंदर आपको दिक्कत आती है या फेलियर होता है, बेसिकली द फेलियर, इंग्लिश में बोलो तो व्हाट आर द टू कलर्स इन विच यू आर फेल टू डिस्टिंग्विश इन बिटवीन देम, तो यू फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम इन विच कलर्स, वो आपको मेंशन करना है यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा सा और यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें। तो आपको बहुत सारे फ्रूट्स के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल सिंपल फ्रूट, थोड़ा सा प्लांट के रिगार्डिंग में जा रहा हूँ अंदर। एक होता है एग्रीगेट फ्रूट और दूसरा क्या होता है, बोलते हैं क्या, तीसरा होता है कंपोजिट फ्रूट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी मैंने नहीं लिखा, उसे क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट, वो बता दूंगा अभी। सिंपल फ्रूट के एग्जांपल कौन से हैं, बनाना बोले तो केला इज एग्जांपल द सेम। देन इफ आई टॉक अबाउट गुआवा, ये ऐसे रहते हैं और एक्सेट्रा भी हो सकते हैं। एग्रीगेट फ्रूट का जो एग्जांपल है वो क्या आता है, स्ट्रॉबेरी है ना, बड़े लोगों का फ्रूट है ना। और अगर बात करें कस्टर्ड एप्पल, ये जो रहते हैं ये एग्जांपल हैं कौन से, एग्रीगेट फ्रूट के। अगर बात करें कंपोजिट फ्रूट की, तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज जैक फ्रूट। यार आपको बताऊं, ये कोरोना के टाइम पर जैक फ्रूट की बहुत ज्यादा मतलब डिमांड है, कहां पर, हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं। और इस टाइम पर हमारे केरला और ये सब जितने भी सदर्न इंडिया के देश हैं, वहां पर वो बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं जैक फ्रूट का, क्योंकि जैक फ्रूट के अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। और मलबरी का पेड़ आपको पता होगा, मलबरी का पेड़ जिसको क्या कौन खाता है, सिल्क वॉर्म खाता है। और वो क्या करता है, सिल्क वॉर्म जब खाता है तो क्या करता है, वो अल्टीमेटली सिल्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे कंपोजिट फ्रूट। अब आता है फॉल्स फ्रूट, एक क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। एक्चुअल में ये थोड़ा सा ना इसके स्ट्रक्चर में चेंज रहता है, इसे बोलते हैं इसलिए फॉल्स फ्रूट। लेकिन अपने को ज्यादा पढ़ना नहीं है, अपने को सिर्फ एग्जांपल से मतलब है। तो एग्जांपल से मतलब क्या है, एप्पल, जैक फ्रूट जो बिल्कुल अभी लिखा था, जैक फ्रूट, और पियर। ठीक है, आपने पक्का खाया होगा पियर, सर्च करके देखना, पिक्चर आएगी तो मजा आएगा आपको देख के, है ना, कैसे कैसे नाम रख देते हैं। और आप लोग तो बिल्कुल देसी लैंग्वेज में कुछ और ही बोलते होंगे। चलिए, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं इसके रिगार्डिंग ही। अच्छा बाय द वे, मुझे ये बताना क्वेश्चन, पोटैटो जो होता है, पोटैटो कौन सा पार्ट होता है प्लांट का, पोटैटो कौन सा पार्ट होता है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज द पोटैटो, जो कि आप लोग खाते हो। पोटैटो सोच के बताना, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, उसके अलावा अच्छा ये बता दो, चलो, रेडिश जो होता है, रेडिश बोले तो क्या, गाजर है ना, वो कौन सा पार्ट होता है, वो तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप तो बिल्कुल आंसर कर सकते हो। तो 3 क्वेश्चन से पूछ लिए अभी तक। ठीक है, अच्छा, किस पार्ट को आप खाते हो, वो भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, दैट इज एप्पल के किस पार्ट को आप खाते हो। देखो एप्पल का आपको पता है ना, आपको वो छिलका लाल सा होता है, उसके अंदर क्या होता है, वो जो मतलब येलोइश सा पार्ट होता है जो कि बहुत टेस्टी लगता है, बहुत जूसी होता है, उसको आप खाते हो। लेकिन जब भी आप एप्पल को खाते हो तो एक ऐसा लगता है, एक बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा जूसी सा लगता है, और एक बहुत ही अलग टाइप की आवाज सी आती है जब आप खाते हो, ऐसे ना, मुझे अभी प्रोनाउंस करनी नहीं आ रही, बट आपने सबने खाया होगा तो आपको पता होगा कैसी आवाज आती है। तो उससे आप याद रख लेंगे, बड़ी फ्लैशी सी आवाज आती है, उसे बोलते हैं क्या, फ्लैशी थैलमस। तो अगर आप एप्पल का जो पार्ट खाते हो उसे क्या बोलते हैं, फ्लैशी थैलमस वाला पार्ट बोलते हैं। देन इफ आई टॉक अबाउट अच्छा, एप्पल एज वेल एज पियर, दोनों का जो पार्ट रहता है आप जो खाते हो उसे क्या बोलते हैं, फ्लैशी थैलमस। जब आप मैंगो का पार्ट खाते हो, जब आप मैंगो खाते हो तो आपको ऐसा लगता नहीं है, मतलब आप जब भी मैंगो खाओ यार, आपके हाथ गंदे हो जाते हैं, और आपका मतलब कहीं भी हो सकता है कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, मतलब फ्लोर के ऊपर टपकना शुरू हो जाता है, जो बहुत ही ज्यादा जूसी मैंगो होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो कौन सा होता है, दशहरी आम बोलते हैं, वो बड़ा टेस्टी होता है। ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट। तो मैंगो जब आप खाते हो तो बहुत ज्यादा मेस फैल जाती है, तो उसे याद रखेंगे आप, मेसोकार्पो भी बोल देते हैं, या फिर मेसिकार्पो भी बोल देते हैं। तो मेसोकार्पो या मेसिकार्प भी बोल देते हैं, तो मेसोकार्प लिख दो। तो बेसिकली आप क्या याद रखेंगे, मेस फैला देते हो, मेस बोले तो मतलब गंदगी फैला देते हो, तो मेस आप याद सकते हैं, इसके साथ ये मिला सकते हैं। ठीक है, देन इफ आई टॉक अबाउट लीची वाला जो पार्ट होता है, लीची कितना क्यूट सा नाम लगता है, बहुत ही ज्यादा क्यूट सा नेम है, बहुत ही ज्यादा मतलब बड़ा प्यार आता है लीची को देखकर, और ऑलमोस्ट आई थिंक सभी लोग खाते होंगे लीची को, वेरी वेरी मतलब ब्यूटीफुल सा चीज है। और जब आप इसको थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा जो टफ वाला पार्ट होता है उसको छीलो, तो उसके अंदर आपको सिर्फ फ्लैश दिखेगा, मतलब क्या, मतलब वो जो गूदा जिसे कहते हैं ना, वो दिखेगा आपको। और छोटा सा उसके अंदर क्या निकलता है, बीज। लेकिन इतना सारा क्यूट है तो हम उस बीज को एक दिल की तरह ट्रीट करेंगे, तो क्या होगा, फ्लैशी ए दिल मुश्किल फिल्म आई थी ना, तो ए दिल मतलब इसका हो जाएगा एरिल। ठीक है, अब देखो यार, मेरे तो काम कर गई ट्रिक्स, तो मुझे नहीं पता आपके लिए काम करेगी या नहीं, बट प्लीज कर लीजिएगा फिलहाल के लिए। एक और देख लेते हैं, ऑरेंज, ये वो है जो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एप्पल तो बहुत बार पूछा जा चुका है।
और मैंगो भी। ऑरेंज का पार्ट क्या होता है? अगर आप ऑरेंज को भी छीलो तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत बहुत सारे व्हाइट से जो होते हैं ना, बाल बाल से होते हैं, वो आपको हटाना पड़ता है, बहुत बार आपको हटाना पड़ता है। तो मतलब वो क्या है, वो बाल बाल से क्या है, वो बाल बाल से क्या है, उसे क्या बोलते हैं, हेयर। और अंदर क्या होता है, जो अगर उन हेयर को साफ कर दो, व्हाइट से चीजों को साफ कर दो, तो अंदर आपको निकलता है बिल्कुल ऑरेंज कलर का बहुत ही जूसी वाला स्ट्रक्चर। तो आप बोलोगे क्या, अंदर क्या है, जूस, और बाहर क्या है, हेयर, तो उसे बोलते हैं जूसी हेयर। तो ये वाले वो पार्ट होते हैं जो कि आप वहां पर खाते हो, ठीक है। तो ये सिस्टम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए ऐसे करते हैं, आज यहाँ पर क्लास खत्म करते हैं और हम थोड़ा सा कल फोटोसिंथेसिस और हम प्लांट के रिगार्डिंग बात करेंगे। लेकिन गाइस, अगर आपको प्लीज वीडियो पसंद आए तो प्लीज क्या करना, मैकेनिकल फॉर्म चैनल को सब्सक्राइब करना यूट्यूब के ऊपर, और बहुत सारे लिंक्स आपको दिए हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब के रिगार्डिंग, फेसबुक के रिगार्डिंग, टेलीग्राम चैनल के रिगार्डिंग एंड व्हाट्सएप के रिगार्डिंग। तो प्लीज हमसे जुड़िए और हमसे जितना हो सकता है हम आपके लिए हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो प्लीज जरूर कीजिएगा, और प्लीज यार लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और यार जो भी आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं तो प्लीज यार क्वेश्चन तो आंसर कर ही दीजिएगा। लाइक वाइक आपको आपकी मर्जी है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर करना मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करोगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर बताना। और अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए आगे आने टाइम तक, तो हमसे 4 से 5 वीडियो के अंदर हम खत्म कर देंगे हमारी पूरी की पूरी बायो। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम फिजिक्स के रिगार्डिंग भी ऐसा ही कुछ स्टफ लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, दिस इज आकाशदीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद, बाय बाय।